अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया है। मेरे बालों को एक बेहद काले हाथ ने छुआ। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो रही थीं। मुझे किसी प्रेतात्मा की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। एक भयानक जमी हुई खून की गंध मेरी नाक तक पहुंच रही थी। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो वहां कोई नहीं था। चारों ओर की दीवारों से खून बह रहा था। मेरे कानों में भयानक चीखें गूंज रही थीं, जैसे कि कोई मर रहा हो। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने देखा कि सड़क के दोनों किनारों के पेड़ ट्रेन के साथ दौड़ रहे थे। दोपहर में खबर आई थी कि फूफू बीमार है, इसलिए ऑफिस खत्म करते ही मैं निकल पड़ा। हालांकि निमतला पहुंचने में अभी भी 2 घंटे लगेंगे। फिर वहां से टमटम से फिंगे मोड़ जाना होगा। वहां से फिर रिक्शा लेकर सीधे मियापुर गांव पहुंचना होगा। हालांकि बहुत पहले एक बार मैं फूफू के घर गया था, फिर भी मुझे पूरी तरह से याद है कि कैसे जाना है। जब ट्रेन निमतला स्टेशन पर पहुंची, तो घड़ी में रात के लगभग 9 बज रहे थे। यह एक सुनसान गांव का स्टेशन था। यहां ज्यादा लोगों की आवाजाही नहीं थी। इसके अलावा आज मौसम भी कुछ अजीब सा था, जैसे कि प्रकृति ने अपनी सांसें रोक रखी हों। यह तूफान के आने का संकेत था। रात के अंतिम टमटम से मैं फिंगे मोड़ पहुंचा। मेरे अलावा और कोई नहीं उतरा। सड़क पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। इस बीच तेज हवा चलने लगी थी। मोड़ पर केवल एक चाय की दुकान थी, जहां एक लालटेन की मध्यम रोशनी जल रही थी। दुकान के सामने जाकर देखा तो दुकानदार दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई, मियापुर जाने के लिए यहां कोई रिक्शा मिलेगा? दुकानदार ने मेरी ओर देखे बिना ही उत्तर दिया, नहीं साहब, इतनी रात में कोई रिक्शा नहीं मिलेगा। तो फिर मैं फूफू के घर कैसे जाऊं? मैंने धीरे से कहा। दुकानदार ने मेरी बात काटते हुए कहा, पैदल चले जाओ। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यह आधे घंटे की पैदल दूरी है। पैदल जाऊं? लेकिन मुझे रास्ता भी नहीं पता, मैंने कुछ निराश होकर कहा। दुकानदार मेरी ओर देखकर बोला, सीधा रास्ता है, उस पूरब की ओर के रास्ते पर सीधे चलते रहो। 10 मिनट चलने के बाद उत्तर की ओर एक और संकरा मिट्टी का रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पर सीधे चलते रहोगे तो मियापुर पहुंच जाओगे। दुकानदार की बात पूरी होते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। मैंने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन बारिश रुकने का कोई संकेत नहीं था। इस बीच दुकानदार भी अपनी दुकान बंद करने के लिए जल्दी कर रहा था। आखिरकार दुकानदार से एक पॉलिथीन बैग लेकर मैंने उसे सिर पर बांधकर चलना शुरू कर दिया। घड़ी में देखा 10 बजने वाले थे। सड़क के दोनों किनारों के पेड़ हवा में झूम रहे थे। बारिश के पानी से मेरा पूरा शरीर भीग गया था। मिट्टी का रास्ता कीचड़ से भर गया था, इसलिए मुझे सावधानी से कदम रखना पड़ रहा था। अचानक मैंने पीछे से एक परिचित आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो फूफू खड़ी थी। मैं आश्चर्य से बोला, फूफू, आप यहां? फूफू ने हल्की हंसी के साथ कहा, हां बेटे, सुना कि तू आ रहा है, इसलिए तुझे लेने आ गई। मैं थोड़ी राहत महसूस करते हुए बोला, आपने अच्छा किया, मुझे भी अकेले जाने में अजीब लग रहा था, और बारिश में रास्ता भी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फूफू वहां नहीं थी। अब मैं सच में हैरान हो गया। मैंने जोर से फूफू को कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ हवा की शू शू की आवाज और बारिश की आवाज कानों में गूंज रही थी। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन मन में हिम्मत जुटाकर मैं तेजी से चलने लगा। घोर अंधेरे और बारिश के बीच टॉर्च की हल्की रोशनी में किसी तरह मैं रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अचानक मैंने देखा कि सड़क के किनारे कोई सफेद कपड़े पहने हुए मिट्टी खोद रहा था। मैं कांपती आवाज में जोर से पूछा, कौन? मेरी आवाज सुनकर वह शख्स मुड़ा और मेरी ओर देखा। इतनी डरावनी और भयानक शक्ल देखने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कोई शायद दो स्वप्न में भी ऐसा कुछ नहीं देख सकता। उस सफेद कपड़े पहने महिला के चेहरे पर
उधड़ा हुआ मांस लटका हुआ था, खून जमकर काला हो चुका था। लेकिन इतनी रात को मैं कहां जाऊं, यह समझ नहीं आ रहा था। इस बीच टॉर्च भी मेरे हाथ से गिर गई और खो गई। मैं तेजी से जंगल के बीच से भाग रहा था। मेरे पीछे एक भयानक प्रेत आत्मा का मौत का जाल था। मेरे मन में बस एक ही सवाल था कि क्या मैं इस इंसान खाने वाली आत्मा से बचकर भाग पाऊंगा? कितनी देर से भाग रहा हूं, इसका अंदाजा नहीं है। किस दिशा में भाग रहा हूं, यह भी समझ नहीं आ रहा है। बारिश की तीव्रता अब थोड़ी कम हो गई है। मैंने एक कुटिया देखकर रुक गया। अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। दरवाजे के सामने रुककर मैं हांफने लगा। अंदर से एक मध्यम आयु की महिला बाहर आई। हल्की रोशनी में भी यह स्पष्ट था कि उसकी त्वचा काले रंग की थी। मैंने विनती भरे स्वर में कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, कृपया मेरी मदद करें। महिला बुदबुदाते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम यहां आओगे। मैंने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए फिर कहा, कृपया इस मुसीबत में मेरी मदद करें। मुझे यहां के रास्तों का कुछ भी पता नहीं है। महिला ने फिर से बुदबुदाते हुए कहा, जिस मुसीबत में मौत आती है, उस मुसीबत से कोई नहीं बच सकता। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया और पूछा, आपने क्या कहा? उसने उस बात को टालते हुए कहा, आओ, घर के अंदर आओ। मैं जैसे ही घर के अंदर गया, उसने मुझे एक कपड़ा दिया और कहा, अपने शरीर को पोंछ लो। पास के कमरे में एक बिस्तर है, वहां सो जाओ। खाने का कोई इंतजाम नहीं है। मैंने धन्यवाद कहकर पास के कमरे में चला गया। महिला बहुत अजीब लग रही थी। उसकी बातें भी कुछ रहस्यमय थीं। हालांकि आज रात मुझे शरण मिल गई, यही बहुत है। मुसीबत से तो बच गया। सुबह होते ही निकलना होगा। मियापुर गांव आखिर कहां है? 7-5 सोचते सोचते मैं सो गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया है। मेरे बालों को एक बेहद काले हाथ ने छुआ। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो रही थीं। मुझे किसी प्रेतात्मा की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। एक भयानक जमी हुई खून की गंध मेरी नाक तक पहुंच रही थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। चारों ओर की दीवारों से खून बह रहा था। मेरे कानों में भयानक चीखें गूंज रही थीं, जैसे कि कोई मर रहा हो। अपना इतना डरावना कैसे हो सकता है? चारों ओर अब सब कुछ ठीक लग रहा है। घड़ी में 3 बज रहे थे। सुबह होने में अभी काफी समय था, लेकिन मन में अब भी एक डर बना हुआ था। जैसे ही मैं बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी दरवाजा खुद ही खुल गया। सामने वही महिला खड़ी थी जिसने मुझे रात को शरण दी थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप मुझे मियापुर गांव के रास्ते पर पहुंचा सकती हैं? महिला ने अजीब सी हंसी के साथ जवाब दिया, किसी प्रेत से तो तुम बचकर आ गए, लेकिन इस प्रेतनी के चंगुल से बच पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मैंने डरी हुई आंखों से उसकी ओर देखा तो मैं समझ गया कि यह वही प्रेतनी है। लेकिन मैं अब कहां जाऊं? मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। तभी महिला की आंखों में एक चमक आई। उस चमक में मेरे पूरे जीवन का आखिरी दृश्य दर्ज था। एक चीख के साथ मेरा जीवन समाप्त हो गया। फिर महिला की गहरी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा।